गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम 11th कक्षा की ज्योग्राफी का पार्ट सेकंड का फोर्थ लेसन जलवायु के बारे में पढ़ रहे थे। 2 लेक्चर उसके हमारे हो चुके। उसमें हमने कि भारत की जलवायु कैसी है, भारत की जलवायु प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसके साथ ही भारत की मानसून की प्रकृति क्या है। मानसून की प्रकृति में हमने भारत में मानसून का आरंभ कैसे होता है, उसके बाद मानसून विच्छेद क्या है, मानसून का निवर्तन क्या है, इसके बाद शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु, जो 4 ऋतुएं भारत के अंदर हैं। उसके बाद आज हम शुरू करते हैं कि मानसून वर्षा की विशेषताएं क्या है। पहली है, दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी है, जो जून से सितंबर के दौरान होती है। दूसरे नंबर पे मानसून वर्षा मुख्य रूप से उच्चावच अथवा भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है। उदाहरण के तौर पर पश्चिमी घाट की पवनाभिमुखी ढाल 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की जाती है। इसी प्रकार उत्तर पूर्वी राज्यों में होने वाली भारी वर्षा के लिए भी वहाँ की पहाड़ियाँ और पूर्वी हिमालय जिम्मेदार हैं। समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ मानसून वर्षा से घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि में कोलकाता में 119 सेंटीमीटर, पटना में 105 सेंटीमीटर और इलाहाबाद में 66 सेंटीमीटर और दिल्ली में 56 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसके बाद एक ग्रीष्मकालीन वर्षा मूसलाधार होती है, जिससे बहुत सा पानी बह जाता है और मिट्टी का अपर्दन होता है। भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में मानसून का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि मानसून देश में होने वाली कुल वर्षा का 3/4 भाग इसी ऋतु में प्राप्त होता है। मानसून वर्षा का स्थानिक वितरण भी असमान है। इसके साथ साथ कई बार पूरे देश में या इसके एक भाग में वर्षा का आरंभ काफ़ी देर से होता है। तो ये मानसून वर्षा की जो विशेषताएं हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे भारत को ये एकता के सूत्र में बांधे रखती है। इसके साथ ही मानसून निवर्तन अर्थात मानसून की वापस लौटने की प्रवृत्ति क्या है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में मानसून के निवर्तन की ऋतु आ जाती है, यानी मानसून वापस लौटने की ऋतु आ जाती है। सितंबर के अंत में सूर्य के दक्षिणायन होने की स्थिति में गंगा के मैदान पर स्थिति निम्न वायुदाब की द्रोणी भी दक्षिण की ओर खिसकना आरंभ कर देती है। इससे दक्षिण पश्चिम मानसून कमज़ोर पड़ने लगता है और सितंबर के पहले सप्ताह में पश्चिमी राजस्थान में लौटता है। इस महीने के अंत तक मानसून राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी गंगा मैदान तथा मध्यवर्ती उच्च भूमियों से लौट चुकी होती है। अक्टूबर के आरंभ में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में स्थित हो जाता है तथा नवंबर के शुरू में यह कर्नाटक और तमिलनाडु की ओर बढ़ जाता है। दिसंबर के मध्य तक निम्न वायुदाब का केंद्र प्रायद्वीप से पूरी तरह से हट चुका होता है। मानसून के लौटने की ऋतु में आकाश स्वच्छ हो जाता है और तापमान बढ़ने लगता है। जमीन में अभी भी नमी होती है। उच्च तापमान और आर्द्रता की दशाओं से मौसम कष्टदायी हो जाता है। आमतौर पर इसे कार्तिक मास की उष्मा कहा जाता है। अक्टूबर माह के उत्तरार्ध में तापमान तेजी से गिरने लगता है। तापमान में गिरावट उत्तरी भारत में विशेष तौर पर देखी जाती है। मानसून के लौटने की ऋतु में मौसम उत्तरी भारत में सूखा होता है, जबकि प्रायद्वीप के पूर्वी भागों में वर्षा होती है। जहाँ अक्टूबर और नवंबर वर्ष के सबसे अधिक वर्षा वाले महीने होते हैं। इस ऋतु की व्यापक वर्षा का संबंध चक्रवाती अवदाबों के मार्गों से है, जो अंडमान समुद्र से पैदा होते हैं और दक्षिणी प्रायद्वीप की पूर्वी तट को पार करते हैं। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यंत विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा और अन्य नदियों के घने बसे डेल्टाई प्रदेश इन तूफानों के शिकार बनते हैं। इस साल चक्रवातों से आपदा आती है। चक्रवाती तूफान पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार के तट से टकराते हैं।
कोरोमंडल तट पर होने वाली अधिकांश वर्षा इन्हीं अवदाबों और चक्रवातों से प्राप्त होती है। ऐसे चक्रवाती तूफान अरब सागर में कम उठते हैं। अब आती है भारत की परंपरागत ऋतुएं। यहाँ पर देखिए कि भारतीय परंपरा के अनुसार वर्ष को द्विमासिक 6 ऋतुओं में बांटा गया है। उत्तरी और मध्य भारत में लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले इस ऋतु चक्र का आधार उनका अपना अनुभव और मौसम के घटक का प्राचीन काल से चला आया ज्ञान है। लेकिन ऋतुओं की व्यवस्था दक्षिण भारत के ऋतुओं से मेल नहीं खाती, जहाँ ऋतुओं में थोड़ी भिन्नता पाई जाती है। ये भारतीय कैलेंडर के अनुसार महीने और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जो महीने हैं, चैत्र यानी बसंत ऋतु मार्च और अप्रैल में आती है, ग्रीष्म ऋतु मई जून में आती है, वर्षा ऋतु जुलाई अगस्त में आती है, शरद ऋतु सितंबर अक्टूबर, हेमंत ऋतु नवंबर दिसंबर और शिशिर ऋतु जनवरी फरवरी में। भारत में वर्षा का जो वितरण है वो असमान है। मानसून भारत को एकता जरूर प्रदान करती है, लेकिन सारे भारत में एक समान वर्षा नहीं होती। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, अधिक वर्षा पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर होती है, यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। खासी और जयंतियों की पहाड़ियों के कुछ भागों में वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी और निकटवर्ती पहाड़ियों पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से कम होती है। मध्यम वर्षा के क्षेत्र, गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ संलग्न क्षेत्र, गंगा के उत्तरी मैदान, कछार घाटी, ये सब जो क्षेत्र हैं ये 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा वाले क्षेत्र हैं। न्यून वर्षा के क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा दक्कन के पठार पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। अपर्याप्त वर्षा के क्षेत्र, प्रायद्वीप के कुछ भागों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक सीमित रहता है। तो यहाँ पर ये प्रश्न है कि भारत में वर्षा का वितरण क्या है। इसके बाद है वर्षा की परिवर्तिता। भारत की वर्षा एक विशिष्ट लक्षण उसकी परिवर्तिता है। वर्षा की परिवर्तिता का अभिकलित निम्नलिखित सूत्र से किया जाता है। विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन बटा माध्य इंटू 100। विचरण गुणांक का मान वर्षा के मध्य मान से होते हुए विचलन को दिखाता है। कुछ स्थानों पर वार्षिक वर्षा में 20 से 50% तक विचलन हो जाता है। विचरण गुणांक के मान में भारत में वर्षा की परिवर्तितता को प्रदर्शित करते हैं। 25% से कम परिवर्तितता पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, गंगा के पूर्वी मैदान, उत्तर पूर्वी भारत, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है। इन क्षेत्रों की वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। 50% से अधिक परिवर्तितता राजस्थान के पश्चिम भाग, जम्मू कश्मीर के उत्तरी भागों और दक्कन के पठार के आंतरिक भागों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। भारत के शेष भागों में परिवर्तितता 25 से 50% तक है। अर्थात वर्ष भर जो भारत में वर्षा होती है उसमें जो क्या परिवर्तन आता है, हर वर्ष क्या परिवर्तन आता है, वो परिवर्तन दर्शाता है। इसके साथ ही भारत के जो जलवायु प्रदेश हैं, भारत की जलवायु मानसून प्रकार की है, तथापि मौसम के तत्वों के मेल से अनेक क्षेत्रीय विभिन्नताएं प्रदर्शित करती है। यही विभिन्नताएं जलवायु के उप प्रकारों में देखी जाती है। इसी आधार पर जलवायु प्रदेश पहचाने जा सकते हैं। एक जलवायु प्रदेश में जलवायुवी दशाओं की समरूपता होती है, जो जलवायु के कारकों के संयुक्त प्रभावों से उत्पन्न होती है। तापमान और वर्षा जलवायु के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं, जिन्हें जलवायु वर्गीकरण की सभी पद्धतियों में निर्णायक माना जाता है। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान तथा वर्षण के मासिक मानों को रखा है। उन्होंने जलवायु के 5 प्रकार माने हैं। तो कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण क्या है, भारत का जलवायु वर्गीकरण क्या है। नंबर 1, उष्णकटिबंधीय जलवायु, जहाँ सारा साल
औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। नंबर 2, शुष्क जलवायु, जहाँ तापमान की तुलना में वर्षण बहुत कम होता है और इसलिए शुष्क है। शुष्कता कम होने पर यह अर्ध शुष्क मरुस्थल कहलाता है। शुष्कता अधिक है तो ये मरुस्थल डब्लू कहलाता है, शुष्क कहलाता है। तीसरा है गर्म जलवायु, जहाँ सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और -3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। चौथा है हिम जलवायु, जहाँ सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक और सबसे ठंडे महीने का तापमान औसत तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। और पांचवा बर्फीली जलवायु, जहाँ सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। कोपेन ने जलवायु प्रकारों को व्यक्त करने के लिए वर्ण संकेतों का प्रयोग किया है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, वर्षा तथा तापमान के वितरण प्रतिरूप में मौसमी भिन्नता के आधार पर प्रत्येक प्रकार को उप प्रकारों में बांटा गया है। इसके बाद आता है मानसून और भारत का आर्थिक जीवन, कि भारत के आर्थिक जीवन को मानसून कैसे प्रभावित करती है, किस प्रकार भारतीय किसान मानसून पर निर्भर रहता है। मानसून वह धुरी है जिस पर समस्त भारत का जीवन चक्र घूमता है, क्योंकि भारत की 64% जनता भरण पोषण के लिए खेती पर निर्भर करती है, जो मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून पर आधारित है। दूसरा, हिमालयी प्रदेशों के अतिरिक्त शेष भारत में वर्ष भर यथेष्ट गर्मी रहती है, जिससे सारा साल खेती की जा सकती है। तीसरा है मानसून जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता अनेक प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक है। चौथा है वर्षा की परिवर्तनीयता देश के कुछ भागों में सूखा अथवा बाढ़ का कारण बनती है। भारत में कृषि की समृद्धि वर्षा के सही समय पर आने तथा उसके पर्याप्त वितरित होने पर निर्भर करती है। यदि वर्षा नहीं होती तो कृषि पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई के साधन विकसित नहीं है। मानसून का अचानक विस्फोट देश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न करता है। उत्तर भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा होने वाली शीतकालीन वर्षा रबी की फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी होती है। भारत में जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता भोजन, वस्त्र और आवासों की विविधता में उजागर होती है। इसके बाद है भूमंडलीय तापन, कि भूमंडलीय तापन क्या है। आप जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। भूतकाल में जलवायु में भी भूमंडलीय एवं स्थानीय स्तर पर परिवर्तन हुए हैं। जलवायु में परिवर्तन आज भी हो रहे हैं, किंतु ये परिवर्तन अगोचर है, जो दिखाई नहीं देते हमें। अनेक भूवैज्ञानिक साक्ष्य बताते हैं कि एक समय पृथ्वी के विशाल भाग बर्फ से ढके थे। आपने भूमंडलीय तापन पर वाद विवाद सुना अथवा पढ़ा होगा। प्राकृतिक कारकों के अतिरिक्त भूमंडलीय तापन के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण और वायुमंडल में प्रदूषणकारी गैसों की वृद्धि जैसी मानवीय क्रियाएं भी महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक है। भूमंडलीय तापन की चर्चा करते समय आपने हरित गृह प्रभाव के बारे में सुना होगा। भूमंडलीय तापन का अर्थ है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ना, लगातार पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना। विश्व के तापमान में काफ़ी वृद्धि हो रही है। मानवीय क्रियाओं द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि चिंता का मुख्य कारण है। जीवाश्म ईंधनों के जलने से वायुमंडल में इस गैस की मात्रा क्रम से बढ़ रही है। कुछ अन्य गैसें जैसे मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड वायुमंडल में अल्प मात्रा में विद्यमान है। इन्हें तथा कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गृह गैस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अन्य 4 गैसें दीर्घ तरंगी विकिरणों को ज़्यादा अच्छी तरह से अवशोषण करती है, इसलिए हरित गृह प्रभाव को बढ़ाने में उनका अधिक योगदान है। इन्हीं के प्रभाव से पृथ्वी का तापन बढ़ रहा है। विगत 150 वर्षों में पृथ्वी की सतह का औसत वार्षिक तापमान बढ़ा है। ऐसा अनुमान है कि सन 2100 में भूमंडलीय तापन में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी। तापमान की इस वृद्धि से कई अन्य परिवर्तन भी होंगे। इनमें से एक है गर्मी के कारण हिमानियों और समुद्रों की बर्फ पिघलने के कारण समुद्र तल का ऊंचा होना। समुद्र तल के ऊंचे होने का प्रभाव अर्थात समुद्र तट पर जितने भी शहर बसे हुए हैं वो धीरे धीरे जलमग्न हो जाएंगे। प्रचलित पूर्वानुमान के अनुसार औसत समुद्र तल 21वीं शताब्दी के अंत तक 28 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाएगा। इसके कारण प्राकृतिक बाढ़ों की संख्या बढ़ जाएगी। जलवायु परिवर्तन में मलेरिया जैसी कीटजन्य बीमारियां बढ़ जाएगी। साथ ही वर्तमान जलवायु सीमाएं भी बदल जाएंगी, जिसके कारण कुछ भाग कुछ अधिक जल सिक्त और अधिक शुष्क हो जाएंगे।
कृषि के प्रतिरूप बदल जाएंगी, जनसंख्या और पारितंत्र में भी परिवर्तन होंगे। जरा सोचिए, यदि आज का समुद्र तल 50 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए तो भारत के तटवर्ती क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी तटवर्ती क्षेत्रों पर जो तटवर्ती शहर समुद्र के आसपास बसे हुए हैं, वो सभी जो शहर हैं वो जलमग्न हो जाएंगे। इसके बाद इसके अभ्यास के क्वेश्चन हैं। अभ्यास के क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आप इनका अध्ययन करोगे